नितेश जो कि बस का ड्राइवर था, सरकारी बस का ड्राइवर था और वह अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। बस रुकी हुई खड़ी थी और बस के अंदर वो जो विक्रेता करने वाले लोग होते हैं, कोई मूंगफलियां बेचता है, कोई पेन बेचता है, कोई बाम बेचता है जो घुटनों में दर्द को सही कर देता है। तो ऐसे लोग चढ़े हुए थे और वो अपना अपना धंधा वहाँ पर कर रहे थे। तभी एक मूंगफली वाली वहाँ पर डोल रही थी। जो ड्राइवर होता है, जिसका नाम होता है नितेश, वह अपने शीशे से देखता है उस महिला की तरफ। तो दोस्तों एकदम से उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, न जाने क्या क्या वह सोच विचार करने लगता है। कुछ देर के बाद वह उस महिला को अपने पास बुलाता है, उससे मूंगफलियां लेता है और बाद में पैसे देने लगता है। लेकिन जैसे ही वह जेब से पैसे निकाल रहा था तो वह महिला पैसे लेने से मना कर देती है और कह देती है कि आप ऐसे ही खा लो, और उसके बाद उस बस से वह महिला उतर जाती है। अब तो दोस्तों कौन तो वह महिला थी और क्यों वह बस से उतर गई और क्यों इस नितेश को फ्री में वह मूंगफली दे गई, पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। क्या इस वीडियो के अंदर घटना घटी थी और इस घटना से बहुत कुछ परिवारों के अंदर सीखने को भी मिलता है। अगर इसको हम नॉलेज के रूप में देखें, नॉलेज बेस के हिसाब से देखें, तो हम यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर हम खाली टाइम पास के लिए देखें तो शायद ये टाइम ही बर्बाद करेगी ये वीडियो और कुछ नहीं करेगी। पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना कानपुर के अंदर घटित होती है। उत्तर प्रदेश का कानपुर पड़ता है, जहां पर एक सुनीता नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 24 साल है। उसकी 2 छोटी बहनें हैं और उसके पिता हैं और माँ की मौत हो चुकी है। यानी कि सारा जो घर का भार है वो पिता के ऊपर आ गया है। लेकिन पिता भी बुजुर्ग हो चुके हैं। अब दोस्तों पिता जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करते हैं और अपनी बड़ी बेटी सुनीता की शादी का इंतजाम कर बैठते हैं। उसके लिए लड़का ढूंढते हैं तो एक लड़का ढूंढा जाता है जिसका नाम होता है नितेश, जो कि 27 साल का है। अब उसके साथ नितेश के पास कुछ खेत वगैरह थे और नितेश के माँ बाप उसके साथ रहा करते थे। तो नितेश के साथ इस लड़की सुनीता की शादी कर दी जाती है बड़े ही धूमधाम से। शादी होने के बाद जो सुनीता अपने घर जाती है ससुराल, तो उसकी सास उसका चेहरा देखते ही उसे गले लगा लेती है कि मेरी तो चांद सी बहू है और अब अच्छे से रहना मेरे घर में। उसके बाद दोस्तों जब इनका समय धीरे धीरे गुजरने लगता है तो जो सुनीता होती है बड़ी ही संस्कारी थी। वह अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती और अपने पति का भी ख्याल अच्छे से रखा करती। लेकिन शादी के 1 महीने के बाद अब सुनीता को पता चलता है कि उसका पति तो पहले से ही शराब पिया करता है। लेकिन दोस्तों यह बात जैसे सुनीता को पता लगती है तो मानो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि नितेश जो उसका पति था शाम को शराब पीकर नहीं आता था, जिससे कि उसकी पत्नी को पता ना लग जाए। सुबह जब घर से निकलता था तो दिन में ही शराब पी लिया करता। पूरे दिन में वह शराब उतर जाती, मुंह से बदबू भी जब खत्म हो जाती तो वह घर वापस आया करता था। दोस्तों उससे सुनीता को पता नहीं लग पा रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जो नितेश होता है उसके यार दोस्त उसको शाम को 3 बजे अपने पास बिठा लेते हैं कि चलो शराब पीते हैं। उसके बाद वह शाम तक अंधेरे तक शराब पीता है और फिर उसको बस सीधा घर आना था, कहीं बाहर तो सो नहीं सकता। जैसे ही वह घर आता है तो उसकी पत्नी को बदबू आती है और पता लग जाता है कि उसने शराब पी है। और फिर लड़ाई जब इनकी होती है तो वह बताता है तूने आज ही मुझे देखा, मैं तो पहले से शराब पीता हूँ। उसके बाद वह अपने सास ससुर को भी पूछती है। सास ससुर कहते हैं कि हाँ बेटी ये पी तो लेता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सुनीता के दिल पर तो मानो जैसे सांप सा लौट गया हो। उसने अपने घर को बसाने के न जाने कैसे कैसे सपने देखे थे कि मेरा घर एक मंदिर के समान हो और सभी लोग यहाँ पर देवताओं के समान हों। लेकिन सुनीता के साथ ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब तो सुनीता उदास रहने लगती है और अपने पति के ऊपर ध्यान दिया करती है। और अब तो उसका पति शाम को ही शराब पीकर आने लगता है, जब उसको पता था कि भाई अब पत्नी को पता जब लग ही चुका है तो मेरा क्या उखाड़ लेगी। शाम को जैसे शराब पी कर आया करता तो नितेश के पिताजी और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा किया करते। कई बार तो उसके ऊपर लठ लगा दिया करते, डंडे से पिटाई भी कर दिया करते। लेकिन नितेश जो कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों जो इन चक्करों में पड़ जाता है वह बेशरम हो जाता है। उसके ऊपर चाहे थप्पड़ों की मार लगाओ, चाहे उसे लठ से पीट दो, वह मानने वाला नहीं है। जैसे शराब पीने का टाइम होगा तो उसके तन बदन में जो खून है वह उबाल मारने लगता है और सीधा वह ठेके पर पहुंच जाया करते हैं। ऐसा ही माहौल यहाँ पर नितेश ने बनाया हुआ था।
अब तो वह अपनी पत्नी को पीट दिया करता, घर वाले तो नितेश को पीटते, और जैसे ही कमरे में जाता पत्नी उससे कहती कि तू शराब क्यों पी कर आता है, तो नितेश अपनी पत्नी को पीट देता। यानी कि सारा जो भार है वो पत्नी के ऊपर आ जाता। अब तो यहाँ पर पत्नी बहुत परेशान लेकिन झेल रही थी, अपने बाबा से भी नहीं कह सकती थी क्योंकि उसकी माँ की तो मौत हो चुकी थी और बाबा बहुत ही बूढ़ा था, उसके हाथों में कंपन बाएँ थी, कांपता रहता था, चाय भी अच्छे से नहीं पी जा सकती थी। तो अपने बाबा की तरफ तरस करती, अगर मैं बाबा को बताऊंगी तो मेरा बाबा तो वैसे ही परेशान है और इस शराब वाली बात को सुनेगा तो और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। लेकिन अभी घर पर 2 छोटी बहनें कंवारी बैठी हुई थी। अब बाबा ने उसके शादी के लिए तो इंतजाम कर दिया था, लेकिन अब उसके बस का नहीं था, ना ही वह खेती बाड़ी कर सकता था क्योंकि बीमारी ऐसी लग गई थी, कंपन बाय जो जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, बैठा बैठा कांपता रहता था। अब तो जो सुनीता होती है बहुत परेशान, पहले तो वह ये सोचा करती कि उसका पति अगर सही मिल जाएगा तो उसके पति के साथ मिल करके खूब कमाऊंगी और फिर अपनी छोटी बहनों की शादी करूंगी, लेकिन अब तो मामला गड़बड़ होता नजर आ रहा था। कुछ दिनों के बाद सुनीता के पेट में बच्चा रह जाता है, यानी कि गर्भवती हो जाती है। अब जो सुनीता होती है एक दिन अपने शराब पिए हुए पति से कहती है, देखो अब नया बच्चा आने वाला, घर में नया मेहमान, और तुम इस शराब को छोड़ दो, बच्चे की परवरिश अच्छे से करेंगे। लेकिन इस बात को सुनने के बाद भी जो उसका पति होता है उल्टा सुनीता को पीटने लगता है और ऐसी ऐसी चोट मारता है उसके पेट में, सुनीता की हालत खराब हो जाती है। सुनीता के सास ससुर उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि बच्चा मर चुका है और इसको हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। कितना बुरा सिस्टम यहाँ पर बन गया था। उसके बाद दोस्तों बड़े ही परेशानी से बच्चे को गिरवाया जाता है, लेकिन सुनीता जो होती है वह तो अंतर्मन से टूट जाती है क्योंकि एक माँ के लिए उसके बच्चे की हत्या कर दी जाए पेट में ही तो कितना उसके ऊपर गुजरेगा, जो असली माँ होगी उसके लिए। तो सुनीता बिल्कुल अंदर से टूट जाती है और पति के प्रति उसको ऐसी नफरत हो जाती है कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी। जैसे वह घर आने का टाइम होता, जैसे डॉक्टर कहते हैं भाई चलो तुम्हारी छुट्टी हो गई, तो सास ससुर कहते हैं चलो बेटी घर चलो, लेकिन जो बहू होती है सुनीता वह मना कर देती है कि माँ जी बाबूजी मैं आपके घर नहीं आ सकती, मैं ऐसे सहन नहीं कर सकती, मेरा बच्चा था, मैंने क्या क्या सपने सजोए थे और मैं इससे यही तो कह रही थी कि शराब छोड़ दे, मेरा क्या कसूर था। उसके बाद वह कहती है मैं तलाक के डॉक्यूमेंट्स कर दूंगी तैयार और मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना आपके पास। और वह अपने मायके चली जाती है और फिर जाकर पिताजी को सारी बात बताती है और उसके बाद पिताजी को खुद संभालने लगती है। अब तो सुनीता के कंधों पर वो बोझ था कि भाई 2 बहनों की शादी करनी है, क्योंकि अब उसी घर में चली गई थी तो वहाँ पर अब उस घर की टेंशन उसके सर पर आ जाती है। अब अपनी बहनों की शादी करने के लिए बहनों को लेकर खेतों में काम करती और बचे हुए टाइम में वह बस स्टैंड पर जाकर के मूंगफलियाँ बेचा करती और जब खेतों में सब्जी उगाया करती, क्योंकि खेतों में सब्जी उगाती थी, खेतों में सब्जी जब हो जाया करती तो उसको ले जा करके वहीं बस स्टैंड के पास एक दुकान पर रख करके उन सब्जियों को भी बेच दिया करती। इस तरह से ये अपनी बहनों के शादी के लिए पैसे इकट्ठे कर रही होती है। अब दोस्तों 4 साल गुजर जाते हैं। 4-5 साल गुजरने के बाद जो सुनीता होती है उसका तो वही सीजनेबल काम था, जब सब्जियां चलती थी तो सब्जियां बेच दिया करती और वैसे टाइम में मूंगफलियां, और कोई टाइम होता तो गज्जक वगैरह, और कोई टाइम होता तो चिप्स वगैरह, नमकीन वगैरह जो पापड़ होते हैं। अब तो सुनीता मूंगफली लेकर के एक बस में चढ़ जाती है जो कि सरकारी बस थी और बस अड्डे पर खड़ी हुई थी। वहाँ पर मूंगफली बेचने लगती है, सभी ग्राहकों को जो जो मांगता था उसको दे रही थी। तभी सीट पर बैठा हुआ एक ड्राइवर उसकी तरफ इशारा करता है कि मुझे मूंगफली दे दो। सुनीता उसके पास जाती है तो देखती है वह तो उसका पति है नितेश, लेकिन वह इतनी समझदार थी कि यह बस की सीट पर बैठा हुआ इसका ड्राइवर है तो यह सरकारी जॉब लग गया है। उसके बाद दोस्तों वह मूंगफली मांगता है, नितेश भी देख लेता है मेरी पत्नी है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई थी तो नितेश के मन में कहते हैं एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कोमलता आ जाती है। पत्नी को देखकर उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं क्योंकि बहुत दिनों से अलग हुए थे, शादी नितेश ने की नहीं थी। वह अपनी पत्नी को पैसा देना चाहता, जो तलाकशुदा पत्नी थी, तलाक हो गया था, लेकिन जो सुनीता होती है वह कहती है कि तुम ऐसे ही खा लो और वो वापस नीचे उतर जाती है। अब तो दोस्तों दूसरे दिन जब बस दोबारा लगाई जाती है उसी जगह पर, तो जो नितेश होता है वह अपनी तलाकशुदा पत्नी को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, उसकी आंखें उसी को लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन सुनीता वहाँ पर बहुत देरी से आती है। लेकिन जैसे ही आती है तो समझो नितेश को भगवान मिल गए हों। सुनीता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता ये कहती है कि मेरे काम का टाइम है और तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। लेकिन जो नितेश होता है वह पूछता है कि तुम कितना कमा लेती हो। सुनीता कहती है कि 500 रुपये कमा लेती हूँ दिन में। तो नितेश उसके जेब में 500 रुपये रख देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए आज का।
तो उसको अपने साथ होटल में ले जाता है और वहाँ पर चाय वगैरह मंगवाई जाती है और वहाँ पर यह दोनों बैठ करके बातें करते हैं। सुनीता कहती है कि तुमने शादी नहीं की? नितेश कहता है कि नहीं मैंने कोई शादी नहीं की। सुनीता ये भी पूछती है कि बस में क्या कर रहे थे? नितेश कहता है कि जब तुम मुझे तलाक देकर गई थी तो उसके बाद जैसे मेरे बच्चे की पेट में मौत हो गई थी, मुझे बड़ा बुरा लगा था, मुझे अपने ऊपर घिन आने लगी थी। तुम तो मुझे छोड़कर चली गई और उसके बाद मेरी माँ की भी मौत हो गई, तो मैंने शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया और तैयारी करना शुरू कर दिया पढ़ाई लिखाई, और उसके बाद सरकारी बस का ड्राइवर बन बैठा। अब मैं सरकारी आदमी हूँ और बस चलाया करता हूँ। जब माँ की मौत की खबर वो सुनाता है तो सुनीता अपनी सास की मौत की खबर को सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सास उसके ऊपर लाड प्यार ज़्यादा किया करती थी। लेकिन उसके बाद नितेश उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि सुनीता तुमने शादी नहीं की। सुनीता कहती है नहीं मैं दोबारा शादी कैसे करती, मेरी बहनों की शादी करनी है मुझे और मैं अब शादी करने के बंधन में फंसना ही नहीं चाहती। उसके बाद नितेश गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है सुनीता मैं तुमसे शादी करने के लिए दोबारा से तैयार हूँ और मैं सुधर भी गया हूँ, ना ही शराब पीता हूँ। मेरी माँ यही कहा करती थी कि बहू को कब लाओगे, लेकिन उसको क्या पता था कि तलाक के बाद बहुएं आया नहीं करती हैं और वह तुम्हारी याद में तड़प तड़प कर मर जाती है। अब दोस्तों सुनीता का भी जो हृदय है कोमल हो जाता है और उसके बाद ये कहती है मैं ये डिसीजन नहीं ले सकती, तुम मेरे पापा के पास चलो, वो बताएंगे क्या करना है। मैं भी किसी और से शादी नहीं कर सकती, रहूँगी तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी, नहीं तो रहूँगी ही नहीं। दोस्तों उसके बाद ये जो सुनीता होती है अपने होने वाले पति नितेश को अपने साथ अपने पापा के सामने ले जाती है, लेकिन नितेश को देखते ही सुनीता का पापा जो होता है बौखला जाता है कि इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर। लेकिन अगले क्षण सुनीता बताती है कि पापा इसने शराब छोड़ दी, सरकारी नौकरी में लग गया है। नितेश भी अपने ससुर के पाँव में गिरकर रोने लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और मैंने शादी भी नहीं की है। तो एक पिता दोस्तों, पिता के ऊपर बेटी जो कि फिलहाल पिता के कंधों पर बोझ था, वह सोचता है कि भाई बेटी का घर बस रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वह कह देता है कि ठीक है तुम जाओ, एक साथ रहो। उसके बाद सुनीता अपने पति को लेकर अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पर घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा था, कोई चीज़ कहीं कोई चीज़ कहीं। घर के अंदर पत्ते बिखरे पड़े थे क्योंकि घर के अंदर आम का पेड़ भी था। तो दोस्तों उसके बाद ससुर जी से मुलाकात होती है। सुनीता अपने ससुर के पाँव छूती है, वह देखता है कि कौन, तो उसको पता लगता है सुनीता है। वह भी अपनी बहू को देखकर रोने लगता है कि बेटी कहाँ थी तू अब तक, क्योंकि ससुर भी अपने अंतिम समय से गुजर रहा था। उसके बाद सुनीता वहीं पर बस जाती है और वहीं पर अपने पति के साथ रहने लगती है और सुनीता के पास आमदनी की कोई अब कमी नहीं रहती है, खेतों में भी काम करती है, पति सरकारी जॉब लगा हुआ है और पति की मदद से अपनी दोनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से करती है और अपने बाबा के पास भी कई बार चली जाया करती है। उनमें से एक बेटी बाबा के पास रहा करती है क्योंकि बाबा बुजुर्ग था, उसका कोई करने वाला नहीं था। तो दोस्तों इस तरह से इस घटना का यहाँ पर खुलासा होता है। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जीवन के अंदर बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, सबको सहन करना चाहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए मेरे गोपाल चैनल। जय हिंद, जय भारत।